बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, दुनिया में आज तक जितने बड़े वॉरियर्स, जर्नल या फातिहीन गुजरे हैं, उनमें चंगेज़ खान का नाम चंद इब्तदाई नामों में आता है। चंगेज़ खान मंगोलिया के एक फटे पुराने खैमे में पैदा हुआ। 13 साल की उम्र में उसने हथियार उठाए और 40 साल की उम्र तक पहुंचकर वो चंगेज़ खान यानी बादशाहों का बादशाह बन गया। इसके बाद वो मंगोलिया से निकला और उसने देखते ही देखते बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्कस्तान, अजरबैजान, तब्रेज और खरासान फतह कर लिया और वो 6,500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। उसकी सल्तनत शमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी और उसने इतनी बड़ी सल्तनत के हसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे। इस लिहाज से वो तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान था। चंगेज खान ने आधी दुनिया फतह कैसे की, ये एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है। इसके लिए उसने 2 फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला हरकत यानी स्पीड थी। चंगेज खान के लश्कर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वो 1 हफ्ते में वहां पहुंच जाता था जहां पहुंचने में दूसरी फौजों को महीना लगता था। इस स्पीड के लिए उसने पैदल दस्ते खत्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर शिफ्ट कर दिया था। उसके हर सिपाही के पास 3-3 घोड़े होते थे। दौरान सफर जब उस सिपाही का घोड़ा थक जाता था तो वो उस घोड़े को ज़बह कर देता था, उसका खून दूसरे घोड़ों को पिला देता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था और दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता था। चुनांचे चंगेज खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दूसरा फार्मूला टेक्निक था। नाज़रीन, तातारी दुनिया के पहले लोग थे जो दौड़ते हुए घोड़े पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी। चुनांचे चंगेज खान ने वार टेक्नोलॉजी में स्पीड और टेक्निक का इजाफा किया। उससे कवर जंग में जिस्मानी कुव्वत को टेक्निक और स्पीड से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। हज़रात, चंगेज खान को पूरी जिंदगी सिर्फ एक शख्स ने टफ टाइम दिया था और यह शख्स तुर्कस्तान का हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह था। चंगेज खान शमाली चीन फतह करने के बाद 1215 में तुर्कस्तान की तरफ बढ़ा तो उस वक्त ख्वारज़म शाह उसकी जंगी फार्मूलों और टेक्निक्स को समझ चुका था। चुनांचे उसने शमाली चीन से लेकर समरकंद तक रास्ते के तमाम शहरों और बस्तियों के तमाम घोड़े खरीद लिए। चुनांचे जब तातारी चीन से निकले तो वो घोड़ों की शदीद कमी का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में तारीख में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह सामने आई। जी हाँ नाज़रीन, ख्वारज़म शाह दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की थी। यह इस्तिलाह और यह टेक्निक 1893 तक सिर्फ जंगी किताबों और कदीम जर्नलों के कारनामों तक महदूद थी, लेकिन फिर 1893 में अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने पहली बार यह इस्तिलाह सियासी मायनों में इस्तेमाल की, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग सियासत का हिस्सा बन गई। इससे कबल 1790 में अमेरिका के सदर थॉमस जेफरसन ने भी अमेरिका के कैपिटल को तब्दील करने के लिए जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के वोट खरीदने की कोशिश की थी और उस वक्त के सियासतदानों ने भी इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया था। जबकि 1820 में रेस के घोड़े अमेरिकन कल्चर में स्नापरी बन गए थे। उस दौर में उस अमेरिकन बिजनेसमैन को बड़ा बिजनेसमैन समझा जाता था जिसके पास आला नस्ल के ज्यादा से ज्यादा घोड़े होते थे और घोड़ों की इस स्नापरी की वजह से अमेरिकन राइटर्स ने अमेरिका के उस दौर को हॉर्स ट्रेडिंग एज लिखना शुरू कर दिया था। हज़रात, हॉर्स ट्रेडिंग गंदी सियासत का एक गंदा खेल होता है जिसमें एक सियासी पार्टी इक्तदार के हसूल के लिए दूसरी पार्टी के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश करती है। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रकम का बंदोबस्त अमूमन 3 तरीकों से किया जाता है। 1, पार्टी या हुकूमत सरकारी खजाने से अरकान को डायरेक्ट रकम दे देती है। 2, अरकान को खरीदने के लिए सरमायादारों, ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्टों और सरमायाकारों की मदद ली जाती है। ये लोग रकम अदा कर देते हैं और बाद हुकूमत से अमारात लेकर अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं। और 3, अरकान को परमिट, ठेके और लीज पर जमीनें दे दी जाती हैं। बहरहाल इस काम के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक बात तय है कि जिस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग होती है
اس میں اخلاقیات، سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور پورا معاشرہ بعد ازاں کرپشن، لوٹ کسوٹ اور بے ایمانی کا گٹر بن جاتا ہے۔ حضرات، آج کل پنجاب میں ایک بار پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک ایم پی اے کی قیمت 5 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ان اطلاعات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرات، میں نے پروگرام کے شروع میں چنگیز خان کا ذکر کیا تھا۔ چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں، گھوڑوں اور خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا، جس کے بعد چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ حضرات، چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی کے ہر دشمن کو شکست دی لیکن اپنی تقدیر کو فتح نہیں کر سکا۔ حضرات، انسان سب سے لڑ سکتا ہے، وہ سب کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ سب کو شکست بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تقدیر کو فتح کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اس سے لڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر انسان کی تقدیر میں ہار لکھی ہو تو اسے کوئی گھوڑا بچا سکتا ہے اور نہ ہی ٹریڈنگ۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین، دنیا میں آج تک وہ نوٹ نہیں بنا جس سے آپ عزت اور تقدیر خرید